हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टैक्सेशन ऑफिशियल में। और हम आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ। और आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 को। तो भाई ये हमारा जो लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने पहले वाले 2 लेक्चर नहीं दिख रहे हो उसको जाके देख लो। फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपना इंडेक्स। तो भाई अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। तो जी हमने जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा पेमेंट का सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 3 ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। और चैप्टर नंबर जो 2 है हमारा चार्ज ऑफ इनकम, ये हमने स्टार्ट किया था बस करना पिछले क्लास के अंदर में। और इसमें से हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर में सेक्शन नंबर 4, एक मिनट भाई, सेक्शन हमने 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 और डीम टू बी रिसीव और डिविडेंड टू बी इंक्रीड, आई थिंक सेक्शन नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट किया था। एक मिनट भाई जरा मैं देख लूं, क्या हमने 7 भी कंप्लीट कर लिया था? नहीं, हमने भाई 4, 5 एंड 6 को कंप्लीट किया था। और आज का अपना टारगेट रहने वाला है कि भाई हम 7, 8, 9 और 10 को भी कंप्लीट करके इस वाले पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करें। ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है, अभी तक अगर आप लोगों ने भाई पुराने वाले लेक्चर्स को नहीं देखा तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई पहले जाके उन 2 लेक्चर्स को देखो, फिर इसको कंटिन्यू करना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो भाई मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस और कंप्लीट भाई टैक्स और फाइनेंस से रिलेटेड सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसके साथ भाई बने रहो। हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फिर भाई हमें सेक्शन नंबर 7 के साथ स्टार्ट करना है। सेक्शन 7 सेज इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड और डिविडेंड डीम्ड टू बी इनकम इन अ टैक्स ईयर। भाई कौन कौन से इनकम को जो है हम इंडिया में डीम्ड रिसीव मानेंगे। इनकम क्या है? डीम्ड रिसीव मानेंगे, मतलब मान लिया जाएगा कि इनकम इंडिया में ही रिसीव हुआ है, चाहे वो इनकम कहीं भी रिसीव। ठीक है, गवर्नमेंट के चलते आपको वो इनकम कहीं भी रिसीव हुआ में नहीं फर्क पड़ता, हम मान लेंगे इनकम टैक्स के पर्पज से कि वो इंडिया में रिसीव हुआ है। और डिविडेंड डीम्ड टू बी इनकम, और डिविडेंड को हम इनकम मान लेंगे और उसको भी हम टैक्सेबल कर देंगे। तो भाई कुछ केसेस है हमारे पास। द फॉलोइंग इनकम शैल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन टैक्स ईयर। क्या क्या रहता है भाई? सबसे पहला, द एनुअल assertion in that year add to the balance at the credit of an employee participating in a recognized provident fund। भाई अगर कोई एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर में पार्टिसिपेट कर मतलब जो है पेमेंट कर रहा है, तो ऐसे केस में जो भी उसका एनुअल एसर्शन बनेगा वो उसके लिए क्या रहेगा भाई? डीम्ड इनकम, वो उसकी इनकम ही मानी जाएगी। ठीक है, बाद में भले ही आपको इसका डिडक्शन मिल जाए बट उसको उस टाइम पे आपके डीम्ड इनकम माना जाएगा। टू दी एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन पैराग्राफ 6 ऑफ पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 11। अब शेड्यूल 11 के अंदर में पार्ट ए स्पेसिफाइड है, उसके अंदर पैरा 6 है जहां पे इसके बारे में एग्जम्पशन हमें प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, या कह सकते हैं इसके बारे में क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड किया गया। और द ट्रांसफर बैलेंस इन अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन पैराग्राफ 11 सब पैराग्राफ 4 और 5 ऑफ पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 11। भाई अगर आपने कोई ट्रांसफर किया बैलेंस को तो वो भी बनेगा, बट अगेन वही पैरा 11 के अंदर में लिखा हुआ है। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द अदर एम्प्लॉयर इन दैट ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर द पेंशन स्कीम मेंशन इन सेक्शन 124। वही सेक्शन नंबर 124 के अंदर में पेंशन स्कीम के बारे में मेंशन है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या आपका कोई भी अदर एम्प्लॉयर अगर उस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके पे तो वो भी आपके लिए डीम्ड इनकम माना जाएगा। ठीक है जी। फॉर द इंक्लूजन इन द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी any dividend declared by a company or distributed or paid by it within the meaning of section 2 subsection 40 a to 4 subsection e shall be deemed to be the income of the tax year in which so declared, distributed or paid as the case may be। भाई जिस ईयर में उस इनकम को डिक्लेयर किया गया है, पे किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उस ईयर के लिए वो इनकम जो है वो आपके लिए क्या बनेगा सर? वो डिविडेंड जो आपके लिए क्या बनेगा सर? इनकम बन जाएगा। It says dividend declared by a company or distributed or paid by it। तो भाई किसी भी कंपनी ने डिक्लेयर किया तो आपके लिए क्या बन जाएगा? वो आपके लिए इनकम बन जाएगा। Any interim, कहता है any interim dividend shall be deemed to be income of the tax year in which the amount of such dividend is unconditionally made available by the company to the member who is entitled to it। भाई अगर interim dividend दिया तो देखो 2 तरह के डिविडेंड होते हैं। डिविडेंड वैसे फाइनल डिविडेंड होता है, जब कंपनी बैलेंस शीट्स वगैरह फाइनलाइज कर लेती है उसके बाद फिर कंपनी डिसाइड करती है कि जो हमारा प्रॉफिट हो उसमें से कितना हिस्सा में डिविडेंड के रूप में देना है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। बट जो बैलेंस शीट हमारा बनता है तो ईयर पूरा क्लोज होने के बाद बनता है ना। तो नॉर्मली बैलेंस शीट हमारा जो है जुलाई अगस्त में बनना होता है, उसके बाद फिर हम लोग उसको सितंबर या अक्टूबर में उसको बोनस देते हैं, डिविडेंड देते हैं, सॉरी बोनस नहीं डिविडेंड देते हैं। बट अगर किसी कंपनी ने साल के दौरान, साल के बीच में डिविडेंड दे दिया
पहले ही, तो उसे इंटरिम डिविडेंड बोला जाता है। और जैसे डिविडेंड हमारा टैक्सेबल हुआ तो भाई इंटरिम डिविडेंड भी हमारा टैक्सेबल ही रहेगा। ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो। सेक्शन नंबर 8 कहता है अब हमें इनकम ऑन द रिसीव्ड ऑफ कैपिटल असेट्स और स्टॉक इन ट्रेड बाय द स्पेसिफाइड पर्सन फ्रॉम स्पेसिफाइड एंटिटी। देखो स्पेसिफाइड पर्सन और स्पेसिफाइड एंटिटी का मतलब है कि स्पेसिफाइड पर्सन जो स्पेसिफाई किया गया है या स्पेसिफाई एंटिटी जो स्पेसिफाई किया गया है, मींस मतलब लिखा गया जिसके बारे में बताया गया है। कहां बताया गया सर, यहाँ देख रहे हो सब सेक्शन 6 इसके अंदर बताया है। स्पेसिफाइड एंटिटी का क्या मतलब होता है सर, मींस अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, या फिर स्पेसिफाइड, ये तो एंटिटी होगी, स्पेसिफाइड एंटिटी में क्या आ गया सर, हमारा फर्म आ गया, एओपी आ गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन आ गया, बीओआई आ गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आ गया, नॉट बीइंग अ कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको छोड़ के बाकी सब आ गए। मींस अ पर्सन, अच्छा स्पेसिफाइड तो एंटिटी तो हमें पता लग गया सर, स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, कोई भी एक ऐसा पर्सन हु इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म या फिर मेंबर ऑफ द अदर एसोसिएशन और द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो अगर वो एक फर्म है तो उसके पार्टनर को यहाँ पे पर्सन बोला जा रहा है, अगर वो एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या अगर वो एक क्या है, एक हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो इन दोनों केसेस में जो उसके मेंबर्स होंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफाइड पर्संस बोल रहे हैं। ठीक है, देन अपने पास है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी मींस, भाई रिकंस्ट्रक्शन का क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ, तो कहते हैं वन और मोर ऑफ इट्स पेरेंट और मेंबर ऑफ सच स्पेसिफाइड एंटिटी कीज टू बी पेरेंट्स और मेंबर। भाई जो उसका पेरेंट था, मतलब जो कंपनी है, जैसे कोई कंपनी है, कोई फर्म है या कोई एंटिटी है, बिजनेस की बात करो मैं बेसिकली, अगर उसके अंदर में कंट्रोल किसी दूसरे बिजनेस का है, किसी दूसरे फर्म एंटिटी का है, तो ऐसे पॉइंट में वो इसका पेरेंट बन जाता है। अगर उसके अंदर में कोई चेंज आता है ना तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी बोला जाएगा। ठीक है जी, वन और मोर ऑफ द न्यू पार्टनर और द मेंबर आर एडमिटेड, अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो उसके अंदर में कुछ नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है। सच स्पेसिफाइड एंटिटी इन सच सर्कमस्टांसेस दैट वन मोर ऑफ द पर्सन who were partner or the member of the specified entity before the change continue as the partner or member or members after the change। भाई इन्होंने बोला कि अगर आपने एक या एक से ज्यादा लोगों को पार्टनर बनाया तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है सर, ध्यान ये रखना है कि इन सच सर्कमस्टांसेस दैट वन और मोर ऑफ द पर्सन, एक या एक से ज्यादा लोग जो कि पहले से हमारे फर्म के अंदर पार्टनर थे या मेंबर थे, वो आगे चल के भी मेंबर और पार्टनर रहने चाहिए, तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे सर, तो फिर हम उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी बोलेंगे। अच्छा तीसरा कहता है ऑल द पार्टनर और द मेंबर ऑफ सच स्पेसिफाइड एंटिटी कंटिन्यू विद अ चेंज इन देयर रिस्पेक्टिव शेयर और इन शेयर्स ऑफ सम अदर ऑफ देम। ठीक है, अब इस केस में क्या बोलता है भाई, इस केस में कह रहा है कि अगर मान लो सारे के सारे पार्टनर सेम है बट उन पार्टनर्स के जो कंट्रीब्यूशन है, जो प्रॉफिट शेयरिंग उसके अंदर में चेंज आया, तो भी उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलेंगे, सॉरी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी बोलेंगे। तो सर अभी हमने समझ लिया स्पेसिफाइड एंटिटी क्या है और स्पेसिफाइड पर्सन क्या है और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी क्या होता है। अब इसको हम पढ़ेंगे तो देखो कितना इजीली समझ में आता है। तो पहला पॉइंट हमें कहता है वेयर द स्पेसिफाइड पर्सन यानी कि हमारे फर्म का पार्टनर रिसीव ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एनी कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड, भाई उसको क्या रिसीव हुआ, या तो कैपिटल एसेट रिसीव हुआ या स्टॉक इन ट्रेड रिसीव हुआ, और बोथ या दोनों के दोनों भी रिसीव हो सकते हैं फ्रॉम अ स्पेसिफाइड एंटिटी यानी कि हमारा वो फर्म ईओपी बीओआई in connection with dissolution or reconstruction of such specified entity, then specified entity shall be deemed to have been transferred such capital asset or stock in trade or both to the specified person in the tax year in which such capital asset or stock in trade both are received by the specified entity। भाई अगर हमारा फर्म जो है डिसॉल्व होने वाला है, बंद होने वाले है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं और ऐसे पॉइंट पे अगर हमारे फर्म ने जो है हमें कैपिटल असेट्स प्लांट मशीन वगैरह जो हमें दे दिया या स्टॉक इन ट्रेड हमें दे दिया, तो भी हम उसे क्या बोलेंगे सर, तो भी हम उसे ट्रांसफर ही मानेंगे। बस कंडीशन ये है कि टैक्स ईयर के अंदर ही ट्रांसफर होना चाहिए, उसी ईयर में से जो है हम लोग क्या मानते हैं भाई, ट्रांसफर मानते हैं, वरना हम नहीं मानते। एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम डीम्ड ट्रांसफर मेंशन इन सबसेक्शन 1 बाय द स्पेसिफाइड एंटिटी। अब डीम्ड ट्रांसफर क्यों लिखा भाई, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम उसको मान लेंगे ना कि ट्रांसफर हो गया है, ट्रांसफर हो गया ना, हम मान लेंगे ट्रांसफर हो गया है। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसके लिए क्या क्या चाहिए, नंबर 1 deemed to be the income of such specified entity for the tax year। अब वो जो स्पेसिफाइड एंटिटी है उसकी खुद की इनकम बन जाएगी। ठीक है, जैसे अगर एक फर्म ने अपने पार्टनर को कुछ ऐसे ट्रांसफर कर दिया ना, तो ये कहना चाह रहे कि भाई फर्म के लिए वो क्या बनेगी, वो इनकम बन जाएगी। ठीक है, year in which the such capital asset or stock in trade or both were received by the specified person and chargeable to the income tax as the income of such specified entity under the head profit and gains, business or profession or under head capital gain।
तो भाई अगर आपका वो स्टॉक एंड ट्रेड उन्होंने ट्रांसफर किया तो वो आपका पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम बनेगी, और अगर उन्होंने आपको कैपिटल एसेट्स दिया तो ये आपका कैपिटल गेन की इनकम बनेगी। ठीक है जी, ये होगी दो चीजें। आगे में बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच कैपिटल एसेट्स और स्टॉक इन ट्रेड और बोथ on the date of received by the specified person shall be deemed to be the full value of the consideration received or occurred in result of such deemed transfer mentioned in subsection 1। अब देखो अभी ने बहुत अच्छी बात बोली, ये कहते हैं भाई आपने मान तो लिया कि उसको ट्रांसफर होगा, बट अगर फर्म ने अपने पार्टनर को फ्री में दिया कोई चीज तो आप उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? हमने बोला वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, उसकी फेयर वैल्यू निकाल लेंगे, और जो उसकी फेयर वैल्यू होगी हम उसे मान लेंगे हाँ भाई यही वैल्यू है, बाकी उसके आगे कोई जिद बहस नहीं होने वाली है। आगे नंबर 4 कहता है कि इफ एनी डिफिकल्टी अराइज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 67 सबसेक्शन 10 द बोर्ड मे विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इशू गाइडलाइंस फॉर रिमूविंग डिफिकल्टी। भाई कल को चल के अगर गवर्नमेंट को लगा कि यार किसी तरह की कुछ इसके अंदर में क्या है, हमें कुछ इंप्रूवमेंट देने की जरूरत है या कुछ एम्बिग्यूटी जिसको हटाने की जरूरत है, या कभी कभी क्या होता है किसी एक लॉ का ना मिस इंटरप्रिटेशन होने लगता है, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम उस टाइम क्या करेंगे भाई, हम उस टाइम पे जो है क्या लिखते हैं भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू गाइडलाइंस, हम उस टाइम करेंगे हम गाइडलाइंस इशू करेंगे ताकि जो डिफिकल्टी है उसको रिमूव किया जा सके। दिस इज थिंग। सेक्शन नंबर सबसेक्शन 5 में कहता है कि एवरी गाइडलाइन इशूड बाय द बोर्ड अंडर द सबसेक्शन 4 शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। भाई अगर वो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी के लिए गाइडेंस लाना चाहते हैं, गाइडलाइन लाना चाहते हैं तो लाइक क्या हो, हम बोलते कोई दिक्कत नहीं, बट उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउस से उसको पास करवा के लाना, लोकसभा से भी पास करवा के लेके आना, उसको राज्यसभा से भी पास करवा के लेके आना। ठीक है। House of the Parliament while it is in session for a total period of 30 days of which the compromise one session or in 2 or more of successive session। तो भाई एक बार में भी हो सकता है और 2-3 बार में भी हो सकता है क्योंकि तारीख पे तारीख लगती रहती है ना। एंड इट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन इमीडिएटली following the session or successive sessions aforesaid both the house agreed in making any modification in such guideline or both house are agreed that the guidelines should not be issued or guidelines shall thereafter have in effect only in such a manner or form as the case may be. So however any other modification or annulment shall be without any prejudicial to the validity of any previously done under this guideline। तो भाई अब इस पे उन्होंने वही बात बोली कि हम गाइडलाइंस लेके आएंगे और गाइडलाइंस के अंदर हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि भाई वो जो डिफिकल्टी आ रही है ना उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, उसका क्या पॉसिबल इंटरप्रिटेशन हो सकता है। ये भाई थी हमारी थिंग। आगे सेक्शन नंबर 9 हमें बोलता है इनकम डीम्ड टू बी अकर अराइज इन इंडिया, मतलब ऐसी कौन सी इनकम है जिसको हम मानेंगे कि भाई इंडिया में अकर हुआ, इंडिया में अराइज हुआ है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं भाई नंबर 1 द इनकम रेफर इन सबसेक्शन 2 to 8 shall be deemed to occur or arise in India। अब इन्होंने बोला नीचे जो सेक्शन नंबर 2 से सबसेक्शन 2 से लेके 8 तक है ना उसके अंदर में हमने सब जगह यही लिखा हुआ है कि भाई कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिसको हम इंडिया में डीम्ड इनकम मानेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ, विच इज इनकम अकरिंग और अराइजिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम एनी असेट्स और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। तो भी हम उसे क्या बोलेंगे भाई इनकम ही ट्रीट करेंगे। एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया और द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया, इन सभी केसेस में जो है हम उसको मान लेंगे shall be deemed to be occur arise in India। हम मान लेंगे भाई वो इंडिया में ही अकर हुआ, इंडिया में ही अराइज हुआ। क्यों? क्योंकि इन सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे इंडिया से है। उसके बाद सबसेक्शन 3 कहता है कि एनी इनकम फॉलिंग अंडर द हेड ऑफ सैलरी shall be deemed to occur or arise in India if it is earned in India and income is payable and any income payable for service rendered in India and the rest period or leave period which is preceded and succeeded by the service rendered in India and form part of this service contract of employment shall be engaged as income earned in India। तो भाई अगर आप इंडिया के अंदर में कोई सर्विसेज देके पैसा अर्न कर रहे हो हम इसे क्या बोलेंगे, इंडिया में ही इनकम अर्न किया गया बोलेंगे। ठीक है। आगे इसका बी पार्ट बोलता है कि पेबल बाय द गवर्नमेंट टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। तो भी हम इसे क्या बोलेंगे भाई, तो भी हम इसको आपकी इनकम मान लेंगे। एनी डिविडेंड पेड बाय द इनकम paid by an Indian company outside the India shall be deemed to be occur arise in India। भाई अगर कोई इंडिया की कंपनी है तो भले वो इंडिया के बाहर डिफरेंट है, फर्क नहीं पड़ता, हम उसे इंडिया में अराइज किया हुआ मान लेंगे। देन इनकम बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल
पेबल बाई, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी अगर गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं या कोई रेसिडेंट आपको जो है इंटरेस्ट दे रहा है या फिर कोई बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन करने वाला बिजनेसमैन है वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। देन आपका सबसेक्शन 3 है विशेष की सॉरी सब क्लॉज 3 है हमारे पास, विशेष कि नॉन रेसिडेंट इफ इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट इंकर्ड और मनी बोरोड एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन सच नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो कह रहे भाई अगर कोई नॉन रेसिडेंट है एंड इफ इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट इंकर्ड या फिर मनी बोरोड, या तो उसने कोई कर्जा ले लिया है, ठीक है, या फिर यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और उसको यूज कैसे कर रहा है भाई, यूज कर रहा है अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, तो भाई ऐसे केस में शैल बी डीम्ड टू बी अ करेंट अराइज इन इंडिया बन जाएगा भाई, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। इसका पार्ट बी बोलता है हमें कि फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए एनी इंटरेस्ट पेबल बाय द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया ऑफ अ नॉन resident person engaged in the business of banking to head office and other permanent establishments or any other part of such non-resident outside India shall be deemed to be occur in India and shall be chargeable to tax in addition to any income attributable to such permanent establishment in India। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि भाई क्लॉज ए के लिए जो पहला वाला क्लॉज था हमारा उसके लिए बता रहा है यहाँ पे द इनकम बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल में बता रहा है कि अगर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट इज पेबल बाय परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, कौन दे रहा है भाई, कोई एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हमारे इंडिया में वही दे रहा है, ऑफ नॉन रेसिडेंट पर्सन इंगेज इन द बिजनेस ऑफ टेकिंग। अब जो ये नॉन रेसिडेंट पर्सन है उसका बिजनेस किस क्या भाई, तो इट्स अ बिजनेस ऑफ बैंकिंग टू हेड ऑफिस और एनी अदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट और एनी अदर पार्ट ऑफ सच नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी अकर अराइज इन इंडिया। तो ऐसे केस में हम उसको डीम्ड टू बी अकर अराइज इन इंडिया मान लेंगे। इसके बाद इसका पार्ट बी बोलता है कि सच परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी अ पर्सन सेपरेट फ्रॉम इंडिपेंडेंट और नॉन रेसिडेंट पर्सन ऑफ विच इट इज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो भाई वो हमेशा जो है ना, जो है वो हमेशा क्या होगा भाई, डीम्ड माना जाएगा कि पर्सन जो है वो अलग है और वो जो दूसरा वाला बिजनेस है वो अलग है, दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। The provision of this act relating to computation of total income, determining of tax and collection of recovery shall apply accordingly। भाई उसके ऊपर में क्या होगा भाई, आपका रिकवरी वाला प्रोसीजर अप्लाई हो जाएगा, टोटल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स या कलेक्शन ऑफ या रिकवरी ऑफ टैक्स वगैरह सारे के सारे प्रोविजन आपके ऊपर अप्लाई हो जाने वाले। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब भाई, कहते हैं shall have the same meaning as assigned to it under section 173C। तो वहां पे हम चेक कर लेंगे जब हम पहुंचेंगे तो भाई 173C में क्या लिखा हुआ है। इसका सेक्शन नंबर 6A हमें बताता है इनकम बाय द वे ऑफ रॉयल्टी पेबल। अगर आपको रॉयल्टी पेबल रिसीव हुआ ना तो भी आपके लिए डीम्ड इनकम माना जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन इसने दिया किसने भाई, गवर्नमेंट ने आपको दिया या फिर किसी रेसिडेंट ने दिया, एक्सेप्ट वेयर द रॉयल्टी इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन यूज और सर्विसेज यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन या मेकिंग अर्निंग ऑफ एनी इनकम। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको गवर्नमेंट ने रॉयल्टी दी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर आपको कोई रेसिडेंट आपको जो रॉयल्टी दे रहा है और उसके अगेंस्ट में जो है वो आपको सर्विसेज, आप जो उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको भी क्या बोलेंगे, उसको भी हम इंडिया में इनकम मान लेंगे, ठीक है। अब बिजनेस और प्रोफेशन में यूज कर रहा है उस पैसे को या उस पैसे से कुछ और पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई। देन सेक्शन नंबर सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज सब क्लॉज 3 में बोलता है कि नॉन रेसिडेंट इफ द रॉयल्टी इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन यूज और सर्विसेज यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगेन ये भाई एक ही बात को घुमा फिरा के कह रहा है कि अगर कोई एनआरबी है और उसको रॉयल्टी रिसीव हो रही है, बट उसको रॉयल्टी जो रिसीव हो रही है वो बिजनेस और प्रोफेशन जो है कैरीड ऑन बाय सच इंडिविजुअल और मेकिंग अर्निंग बाय such non-resident from the any source in India shall be deemed to be recognized in India। तो अब यहाँ पे सबसेक्शन बी के अंदर हमें बता रहे हैं कि भाई अभी जो हमने पढ़ा ना कि रॉयल्टी मिलेगी, रॉयल्टी मिल रही है, अब सर इस रॉयल्टी के अंदर में क्या क्या चीज आने वाली है, तो कहते हैं रॉयल्टी मींस कंसिडरेशन। रॉयल्टी का मतलब क्या हुआ भाई, कंसिडरेशन, इंक्लूडिंग एनी लमसम कंसिडरेशन। अब चाहे वो आपको महीने महीने मिलता रहे या साल साल भर मिलता रहे या एक ही बार आपको इकट्ठा पैसा दे दिया तो भी क्या माना जाएगा, तो भी रॉयल्टी यहाँ पे माना जाएगा। बट excluding any consideration which would be the income of the recipient chargeable under head capital gain।
लेकिन अगर वो आपका इनकम कैपिटल गेन में चार्जेबल हो गया तो फिर यहाँ पे आपको उसको दोबारा चार्जेबल नहीं करना, ठीक है जी। तो हमें रॉयल्टी मिल रही है, बट सर रॉयल्टी किस चीज के लिए मिली है, आप देखो ध्यान से समझना। नंबर 1 पहले केस में कहता है ट्रांसफर और ग्रांट ऑफ ऑल और एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पेटेंट इन्वेंशन मॉडल डिजाइन। यह कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, आपने कोई प्रोसेस या ट्रेड और ट्रेडमार्क वगैरह को आपने क्या किया भाई, उसको ट्रांसफर कर दिया, उसको यूज करने का आपने लाइसेंस दिया, नंबर 1। या फिर द इम्पार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग विद वर्किंग ऑफ और यूज ऑफ द पेटेंट इन्वेंशन या मॉडल। अब कोई पेटेंट मॉडल इन्वेंशन है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यूज कैसे करता है, उसका आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह पार्ट किया है, ठीक है। तो उस केस में भी जो आपको पैसा मिल रहा है रॉयल्टी के अंदर में आ जाएगा। या यूज ऑफ एनी पेटेंट इन्वेंशन मॉडल, सीक्रेट फॉर्मूला ट्रेडमार्क है, उसका यूज कर रहे हैं, बदले में जो पैसा आपको मिल रहा है, ठीक, आपने यूज करने के लिए दिया है किसी को, आपने किसी को यूज करने के लिए दिया, बदले में जो पैसा देगा रॉयल्टी का पार्ट बनेगा भाई। नंबर 4 कहता है इम्पार्टिंग एनी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग टेक्निकल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल साइंटिफिक नॉलेज। कोई साइंटिफिक नॉलेज है, जो अपना टेक्निकल नॉलेज है, इंडस्ट्रियल नॉलेज, अगर आप उसको किसी और को प्रोवाइड कर रहे हो, बदले में जो पैसा आ रहा है वो भी आपके लिए क्या रहेगा भाई, रॉयल्टी का पार्ट रहेगा, ठीक है। आगे कहता है नंबर 5 द यूज और द राइट टू यूज एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट। अगेन अब या तो आप उसके लिए ट्रेनिंग दे रहे थे, इम्पार्टिंग ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे, या फिर आपने क्या किया, आपने पूरा पूरा राइट टू यूज ही दे दिया, उसको इस्तेमाल करने के लिए आपने अलाउ कर दिया, तो भी उसका जो पैसा मिलेगा वो रॉयल्टी में कवर होगा। नंबर 6 अब हमें कहता है कि नंबर 6 कह रहा है द ट्रांसफर ग्रांट ऑफ ऑल और एनी राइट इंक्लूडिंग कोई लाइसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉपीराइट, लिटरेसी, आर्टिस्टिक वर्क। भाई कोई कॉपीराइट है, आर्टिस्टिक वर्क है, आपका कुछ लिटरेचर का वर्क है, उसका अगर आपने राइट दे दिया तो भी उसके लिए आपके जो पैसा मिलेगा उसको आपको रॉयल्टी बोला जाएगा, ठीक है, हो गया नंबर 6। इसके बाद इसके अंदर देखो 2 पार्ट है। नंबर 1 कोई फिल्म, वीडियो, टेप्स वगैरह की ये बात कर रहे हैं, कोई टेलीविजन शो से रिलेटेड, या फिर टेप यूज इन कनेक्शन विद रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। तो भाई रेडियो की बात हो या फिर आपका टेलीविजन की बात हो, दोनों केसेस में ये वाला फंडा सेम अप्लाई हो रहा है। नंबर 8 हमें बोलता है द रेंडरिंग ऑफ सर्विस इन कनेक्शन विद द एक्टिविटी रेफर इन क्लॉज 1 और 2। भाई आप कोई भी सर्विस दे रहे हो ना, ऊपर जो हमने बताया उसमें से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आप कोई भी सर्विस दे रहे हो तो भी आपके लिए क्या रहेगा भाई, रॉयल्टी की इनकम ही रहेगा, ठीक है। ये 8 पॉइंट थे हमारे पास। देखो ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन नंबर 9, ये थोड़ा सा लंबा है, इसके लिए अपने को ना समझ समझ के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेक्शन नंबर 9 हमने स्टार्ट किया कि भाई कौन कौन से इनकम को डीम टू बी इंडिया मानेंगे, तो उसमें हमने बोला भाई सेक्शन नंबर 2 से लेके 8 बताता है। 2 ने क्या बताया, 2 ने बताया कि कोई भी इनकम अकरिंग अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम, कोई इनकम सोर्स हमारे इंडिया में है, या कोई प्रॉपर्टी जो कि हमारे इंडिया में है, या कोई बिजनेस जिसका इंडिया में कनेक्शन है, या कोई कैपिटल एसेट जिसको, जो कैपिटल एसेट से है सिचुएशन जो हमारे इंडिया में, उससे अगर पैसा आ रहा है तो भी हम उसे क्या बोलेंगे भाई, हम इंडिया की इनकम, इंडिया के अंदर इनकम मानेंगे। ये था नंबर 2। नंबर 3 के अंदर भी इन्होंने बोला अगर आपको कोई सैलरी वगैरह रिसीव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 हमने पढ़ा डिविडेंड वाला केस, नंबर 5 हमने पढ़ा इंटरेस्ट वाला केस, नंबर 6 है हमारे पास रॉयल्टी केस, जिसके अंदर हमने पढ़ा ये 8 पॉइंट। इसके बाद है हमारे पास नंबर सी, अच्छा इसके अंदर एक और सी पॉइंट भी है, द ट्रांसफर ऑफ ग्रांट ऑफ all the right in respect of any right property information including transfer grant of any right to use या right to use of computer software irrespective of medium through which the right is transferred। भाई कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह है जिसको आईपी प्रॉपर्टी वगैरह है, उसको आपने यूज करने के लिए दे दिया तो भी क्या रहेगा, वो आपके लिए रॉयल्टी की इनकम माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया ट्रांसफर किसी भी तरीके से हो सकता है ना। आगे कह रहे हैं द रॉयल्टी इंक्लूड कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन वेदर और नॉट। रॉयल्टी में आ जाएगा भाई चाहे वो हो या ना हो, द पोसेशन और कंट्रोल ऑफ दैट पर्सन। भाई हमारे पोसेशन या कंट्रोल में होना जरूरी नहीं है, अगर आप यूज करो तो भी चलेगा, ठीक है। दैट राइट ऑफ प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन इज यूज डायरेक्टली बाय द पेयर, लेकिन उसका यूज जरूरी है, अगर आपने उसको डायरेक्टली यूज किया तभी इसके अंदर कवर होगा, ना कवर नहीं होगा। अभी उन्होंने बताया भाई प्रोसेस का क्या मतलब है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का क्या मतलब, मैं ये नहीं पढ़वा रहा हूँ भाई, ये बहुत सिंपल चीज है, ये आप लोग पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। ओके नंबर 7 अब हमें कहता है इनकम बाय द वे ऑफ फीस और टेक्निकल सर्विस पेबल। भाई कोई फीस या टेक्निकल सर्विसेज के बदले आपको कोई फीस मिल रही है तो उसको में क्या होगा भाई, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, ना गवर्नमेंट दे रहा है, कोई हमारे इंडिया का रेसिडेंट दे रहा है, ठीक है। आगे थर्ड कहता है कि कोई नॉन रेसिडेंट भी दे सकता है इफ इट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज यूटिलाइज फॉर, या तो कोई बिजनेस प्रोफेशन है जो कि वो बिजनेस जो है वो एनआरई कैरी कर रहा है लेकिन हमारे इंडिया में कैरी कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसका मेकिंग या अर्निंग इनकम बाय सच एनआर फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया, हमारे इंडिया के किसी भी सोर्स से पैसा अर्न कर रहा है, तो इन केसेस के अंदर में जो उसको टेक्निकल सर्विस के बदले जो फीस मिलेगी वो क्या रहेगी भाई, हमारा यहाँ पे डीम टू बी इनकम माना जाएगा, शैल बी डीम टू अकर अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। अब 7B हमें बोलता है कि भाई फीस और टेक्निकल फीस के अंदर में क्या क्या चीज आएगा, उसमें अगर हम कोई भी कंसिडरेशन है, कोई मतलब
कोई भी कंसिडरेशन आएगा फॉर द रेंडरिंग ऑफ एनी मैनेजरियल या टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ सर्विस या टेक्निकल या अदर प्रोफेशनल। अगर आप कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वगैरह सर्विसेज भी आप प्रोवाइड करोगे, टेक्निकल सर्विस दे रहे हो, तो भी आपके लिए जो है यहाँ पे फीस इस वाले पार्ट के अंदर कवर होगा। बट इसके अंदर क्या क्या कवर होगा, बट डज नॉट इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, अभी बता रहे क्या इंक्लूड नहीं हो रहा। नंबर 1, फॉर एनी कंस्ट्रक्शन असेंबली माइनिंग लाइक अ प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय अ रिसिपिएंट, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। विच वुड द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्जेबल इनकम एट सैलरी, अगर वो सैलरी की इनकम बन गई तो फिर यहाँ पे वो इनकम नहीं बनेगा। बताओ जी, समझ में आ रहा है। फिर 8वां पॉइंट हमारे पास इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया इन द नेचर ऑफ सम रेफर टू इन सबसेक्शन 2 सेक्शन 2 सबसेक्शन 49 क्लॉज यू पेड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इंडिया। तो अगर आपको इनकम अर्न हुआ है, ठीक है, इनकम अराइजिंग आउट ऑफ इंडिया इन द नेचर ऑफ अ सम आपको रिसीव हुआ है, जो भी सेक्शन 2 सबसेक्शन 49 में मेंशन है, वो पेड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इंडिया, लेकिन उसकी पेमेंट किसने की, रेसिडेंट इंडिया ने पेमेंट करी है। जैसे कि इसमें क्या होगा, टू नॉन रेसिडेंट डूइंग अ बिजनेस कंपनी फॉर अब्रॉड, कोई एनआर है जो बाहर में बिजनेस कर रहा है, टू अ पर्सन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या कोई ऐसा पर्सन है जो हमारे इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, तो भी हम उसे डीम टू बी इनकम मान लेंगे, क्योंकि हम उसे पेमेंट किसने किया भाई, भले ही वो हमारे इंडिया में नहीं रहता, हमारे इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी नहीं है, बट ऐसे केस में भी जो है पेमेंट किसने किया, हमारे इंडिया के बंदे ने किया ना, तो भी हम उसको बोलेंगे डीम्ड इनकम है। सेक्शन 9 में बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बिजनेस कनेक्शन शैल इंक्लूड। अब बिजनेस कनेक्शन में क्या कहेगा, द बिजनेस कैरिड आउट आउटसाइड इंडिया इन केस वेदर ऑल और पार्ट ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट इंडिया। तो भाई आपका अगर बिजनेस इंडिया के बाहर कर रहे हैं और उसके सारे के सारे पार्ट इंडिया के बाहर कर रहे हैं, इज अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया, या फिर वो हमारे इंडिया के अंदर में क्या एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, इन केसेस के अंदर उसे बिजनेस कनेक्शन बोला जाता है। ठीक है, क्या क्या कनेक्शन होंगे वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। ओके अब देखो 9 का क्लॉज बी में बोलता है कि क्लॉज ए में अब बिजनेस कैरिड आउट इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बिजनेस कहाँ पे हो रहा है भाई, बिजनेस तो हमारे इंडिया में ही हो रहा है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, हाँ आउटसाइड इंडिया नहीं है, आउट इन इंडिया, कैरिड आउट इन इंडिया लिखा हुआ है भाई, इंडिया में ही किया जा रहा है, उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो हमारे इंडिया में किया जा रहा है, तो फिर इसके अंदर में कवर होगा। अब इसमें देखो क्या बोल रहे हैं कि अब बिजनेस कैरिड आउट इन इंडिया सेल इंक्लूड, हम कैसे मानेंगे भाई बिजनेस इंडिया में कैरिड आउट है। नंबर 1, अगर वो बिजनेस एक्टिविटी कैरिड थ्रू अ पर्सन हु इज एक्टिंग इन बिहाफ ऑफ एनआर, कोई एनआर के बिहाफ पे कोई और पर्सन है जो उसको चला रहा है, उसके बिहाफ पे। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, अच्छा एक और चीज, तो पहला वाला पॉइंट हो गया ना, इसमें दूसरा नहीं है। देखो एक तो हमारा, देखो हमने 9 पढ़ा, 9th में आया हमारा बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन हमने बोला कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है जो कि कौन चला रहा है, एनआर के बिहाफ पे कोई हमारे इंडिया में कोई बंदा चला रहा होगा। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट बोलता है बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू अ पर्सन हु इज अ ब्रोकर या फिर जनरल कमीशन एजेंट, या तो वो उस एनआर का ब्रोकर है या उसके बिहाफ पे वो क्या कर रहा है, एजेंसी वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एजेंट वाली बात होगी। तो इन दो केसेस के अंदर में हम उसे बोलेंगे हमारे जो बिजनेस हमारा इंडिया के अंदर में कैरिड आउट हो रहा है। भाई बताइए जी, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन्होंने बस उसको जस्टिफिकेशन दिया है, तो मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ा रहा, समझने वाली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। ठीक है, इसका पार्ट बी के बाद पार्ट सी है। पार्ट सी कहता है इन केस ऑफ क्लॉज ए एंड बी अ बिजनेस कैरिड आउट इन इंडिया शैल नॉट इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी ऑपरेशन ऑफ द नॉन रेसिडेंट। अब इन्होंने बोला भाई इंडिया में, देखो पहले इन्होंने बताया बिजनेस कनेक्शन, फिर इन्होंने बताया इंडिया में क्या क्या माना जाएगा, अब ये बता रहे इंडिया में क्या क्या नहीं माना जाएगा। तो नंबर 1 ये कहते हैं कैरिड आउट थ्रू अ ब्रोकर और जनरल कमीशन एजेंट अदर एजेंट हैविंग इंडिपेंडेंट स्टेटस इफ द सच ब्रोकर जनरल एजेंट और अदर एजेंट इज एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो भाई वो इंडिपेंडेंट स्टेटस में काम कर रहा है, ऐसे केस में उसका तो कोई कनेक्शन नहीं हुआ है ना के साथ, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे भाई, बोलेंगे कि आप सेपरेट हो वो सेपरेट है, तो आपकी जो इनकम इंडिया में डीम्ड इनकम नहीं मानी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कहते हैं विच आर कन्फाइंड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब नीचे वाले पॉइंट में अगर वो कवर हो गया तो भी उसको नहीं मानेंगे। पहला क्या कहते हैं, द परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया, तो इस वाले के अंदर में क्या हो जाएगा, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, इसको हम नहीं मानेंगे। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई सेल नॉट इंक्लूड, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो ये इंक्लूड नहीं होने वाला। इसका बी में कहते हैं द कलेक्शन ऑफ न्यूज या व्यूज ऑफ इंडिया
ट्रांसमिटिंग आउटसाइड इंडिया में आप जो है न्यूज कलेक्ट कर रहे हो बट इंडिया के बाहर आपको उसे ट्रांसमिट करना है, तो भी वो यहाँ वाली इनकम के अंदर में कैलकुलेट नहीं होने वाला। द डिस्प्ले ऑफ अनकट या अनसॉर्टेड डायमंड इन एनी स्पेसिफिक जोन, स्पेशल जोन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप सेंट्रल गवर्नमेंट ना कुछ स्पेशल जोन्स नोटिफाई कर रखे हैं, उसके अंदर में अगर आप सप्लाई करो तो भी आपके लिए क्या होगा, इंडिया की डीम्ड इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट कह रहा है द शूटिंग ऑफ एनी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, ठीक है, इन इंडिया इन केस वेयर द सच नॉन रेसिडेंट इज अ पर्सन बीइंग। अब इन्होंने बोला भाई अगर आप जो है सिनेमेटोग्राफिक फिल्म बना रहे हो तो ऐसे केस में भी इंडिविजुअल हु इज इन इंडियन सिटीजन, अगर वो इंडियन सिटीजन ही नहीं है तो अगेन क्या होगा, बाहर होगा भाई, उसकी डीम्ड इनकम नहीं मानी जाएगी। अ फर्म व्हिच डज नॉट हैव अ पार्टनर ऑफ इंडियन सिटीजन हु इज रेसिडेंट इंडिया, या कोई ऐसी फर्म है जिसका इंडिया में कोई पार्टनर ही नहीं है रेसिडेंट, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे भाई, इंडिया की इनकम में नहीं माना जाएगा। ठीक है, या कोई कंपनी है जिसके कोई भी शेयर होल्डर हमारे इंडिया के सिटीजन नहीं है तो भी हो सकता है भाई। ठीक है, अब इसका डी पार्ट बोल रहे हैं। डी पार्ट कहता है नॉन रेसिडेंट सेल हैव सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया वेयर देयर इज अ, अब हम देखो इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो आ गया बट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कब माना जाएगा, अगर नंबर 1 कहता है ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स और सर्विस प्रोविजन कैरिड आउट सच नॉन रेसिडेंट पर्सन इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड और डाटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया इफ ग्रांटेड ऑफ पेमेंट अराइजिंग। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बात बोली, कहता है ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स और सर्विस, किसी गुड्स सर्विस या प्रॉपर्टी में आप कर रहे हो ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय सच नॉन रेसिडेंट, अब वो नॉन रेसिडेंट ही कर रहा है विद एनी पर्सन इन इंडिया, हमारे इंडिया के किसी बंदे के साथ, इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डाटा सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके अंदर में डाटा सॉफ्टवेयर को डाउनलोडिंग में आ सकता है फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एक्सीडिंग सच अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब। अब एक अमाउंट प्रिस्क्राइब रहेगा, अगर उससे ज्यादा का रहेगा ना तो वो हम उसे क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो कोई एनआर बंदा हमारे इंडिया के किसी बंदे के साथ कुछ तो डाटा डाउनलोड वगैरह का काम कर रहा है, ऐसे पॉइंट में अगर वो लिमिट को एक्सीड करता है ना तो फिर हम उसे बोलेंगे भाई आपका सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, वरना सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रांजैक्शन है बट सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, अ सिस्टमैटिक या कंटिन्यूअस सॉर्टिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और engaging in interaction with such number of users in India as prescribed, irrespective of whether the agreement for the such transaction activity is entered in India by non-resident has a resident place of business in India or non-resident। लेकिन भाई यहाँ पे इन्होंने क्या बोला भाई, उसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे, बट सिग्निफिकेंट मानने के लिए क्या है कि एक सिस्टमैटिक और कंटिन्यूअस जो एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी हमारे इंडिया में चल रही है तो उसे माना जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास ई पॉइंट है, कहता था प्रोविजन ऑफ क्लॉज डी shall not apply। अब क्लॉज डी कब अप्लाई नहीं होगा, टू द ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी विच आर कन्फाइंड टू द परचेस ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। अगर आपने एक्सपोर्ट करने के लिए सामान परचेस कर लिया तो फिर आप ये क्लॉज डी के अंदर में कवर नहीं होने, फिर आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसका आप बोलते हैं इन दिस सेक्शन ओनली द इनकम विच इज रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल टू operations carried out in India when all the operation of business are not carried out in India। भाई इन दिस सेक्शन ओनली द इनकम विच इज रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल, अगर आप पता लगा सकते हो भाई कि रीजनेबली हमारे इंडिया में कितना एट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, टू ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया। अब अपने इंडिया में देखो, कोई अपने इंडिया में जितना काम किया उसके ऊपर में कितनी उसकी इनकम बन रही है, अगर आप उसको एट्रीब्यूट कर पा रहे हो तो। व्हेन ऑल द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, जब सारा का सारा ऑपरेशन हमारे इंडिया में कैरी आउट नहीं, देखो कुछ काम इंडिया में कुछ इंडिया के बाहर हुआ, तो जो इंडिया में काम हो रहा है सिर्फ उसकी वाली की हम बात करेंगे ना, इंडिया के बाहर वाले की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज रेफर्ड इन क्लॉज डी शैल बी डीम्ड टू बी अकर अराइज इन इंडिया फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन। तो हम उसे इंडिया वाला जितना हिस्सा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिया का हिस्सा ही माना जाएगा, चाहे वो पैसा कहीं भी रिसीव हो, बट इंडिया का हिस्सा माना जाएगा। देन है द इनकम attributable to the operation of any business significant economic presence in this section shall also include। अब significant business के अंदर में और क्या क्या आएगा, तो कहते हैं any advertisement which target a customer who is resides in India। अगर वो हमारे इंडिया में रहने वाले कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है, या कस्टमर who has access advertisement through the internet protocol address located in India, या हमारे इंडिया के जो आईपी एड्रेस है उसको यूज करने वाले किसी भी बंदे को अगर वो प्रोवाइड किया जा रहा है तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट के अंदर में उसे मान लिया जाएगा। अ सेल ऑफ डाटा कलेक्शन फ्रॉम अ पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया और फ्रॉम अ पर्सन हु uses the internet protocol address IP address located in India। भाई अगेन वही चीज रिपीट कर रहे हो तो इस केस में क्या रहेगा, उसको हम सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन मान लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आगे बस वही है, कुछ बस इन्होंने यहाँ पे चीजों को बताया है जो आई थिंक बहुत ज्यादा वो नहीं है, टेक्निकल चीज नहीं है, बहुत सीधी सीधी चीजें हैं, बस यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी बस बातें
ठीक है, इसको आप रीड आउट भी करोगे तो भी हो जाएगा अपना इजीली। हम सेक्शन नंबर 10 को कवर कर रहे हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ इनकम बिटवीन स्पाउस गवर्न्ड बाय द पोर्टुगीज सिविल कोड। तो कहते हैं इफ अ हस्बैंड और अ वाइफ आर गवर्न्ड बाय द कम्युनिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी सिस्टम known as Comunhão dos Bens under the Portuguese Civil Code 1860 in force in the state of Goa या यूनाइटेड टेरिटरी ऑफ दादरा नगर हवेली या दमन एंड दीव। भाई ये जो दो टेरिटरी इन्होंने बताया, यूटीज बताया और जो गोवा है उसके अंदर में ये अभी भी पोर्टुगीज वाला जो है सिविल कोड अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट में हमने बोला देन देयर इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम shall not be assessed together as that of such community property whether treated as an association of person or body corporate. The income mentioned in clause A under the each of the head of income other than salary shall be divided equally between the husband and wife. तो इन्होंने बोला भाई जो उसकी इनकम आएगी ना, जो टोटल इनकम आएगी उसको क्या करना, उसको इक्वली डिवाइड कर देना हस्बैंड वाइफ दोनों के इनकम में। Then the income so divided shall be included separately in the total income of husband and wife. और जब ये दोनों अपनी आईटीआर फाइल करेंगे उसके अंदर में अलग अलग सेपरेटली इसको दिखाएंगे। where either of the husband or his wife has any income under her salary, that income shall be include the total income of spouse who is actually earned it. तो भाई अगर इन्होंने बोला कोई हस्बैंड या वाइफ है has a income under her salary, that income shall be included in the total income of spouse who is actually earned it. भाई अगर देखो अब हमने बोला हस्बैंड वाइफ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा अगर हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी की जॉब है और पैसा अर्न कर रहे हैं तो क्या होगा, तो क्या उसको भी हम आधा आधा बांटेंगे? नहीं, जिसने पैसा अर्न किया उसकी इनकम मानी जाएगी, उसको आधा आधा नहीं बांटा जाएगा भाई। ठीक है, चलिए तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे अपने कवर कर लिए सेक्शन नंबर भाई 7, 8, 9 और 10, जिसमें थोड़ा बहुत मैंने पार्ट जो है 9 वाले का छुड़वाया क्योंकि वो सिर्फ रीडिंग वाला पार्ट है। भाई देखो अभी मैं यहाँ पे बैठ के आपको बहुत बेसिक रीडिंग करवाने बैठ जाऊंगा ना तो आपके लिए लेक्चर बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए जो है हम कोशिश करेंगे भाई जितना इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीजों में बताऊं, बाकी चीजों थोड़ा बहुत आप खुद से भी रीड कर सकते हो, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। और कहीं भी अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आपको क्या करना है भाई, आपको बस नीचे कमेंट कर देना है और आपकी क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा। और भाई अगर यहाँ तक अगर आप लोग आ गए हो, अगर आपको वीडियो को समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, एक अच्छा सा कमेंट कर दो यार, लाइक कर दो इस वीडियो को। और अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हमारे चैनल को तो यार अभी ज्वाइन करो, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं। ठीक है, अभी जो है मैं आपको फिर से बता दूं भाई, अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। एक मिनट, ये देख रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये 2 हमारा कंप्लीट हुआ है। अभी हमें ये सारे के सारे चैप्टर्स को कवर करना है, तो एक एक करके ये सब कुछ करवाया जाएगा। और अगर आप भी ये सब कुछ कवर करना चाहते हो तो आपको बस एक काम करना है कि हमारे साथ जुड़े रहना है।